का टॉपिक मैं आपको आज कराऊंगा। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक बार आपको बता दूं कल क्या कराया था, और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या देखा था कि एक कॉइल है, उस कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो उसी को बोला हमने कि फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू एन ए बी कोस थीटा, है ना। फाई इज इक्वल टू एन ए बी कोस थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला देखा। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन किया, किस चीज़ का डिस्कशन किया इसके बाद, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Sir, it is visible. विजिबल है। विजिबल है, यस सर। है ना, विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला लॉ क्या था, फैराडेज लॉ, जो कि बोलता है कि अगर चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, अगर फ्लक्स होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कुछ का रेट भी होगा, और उसकी वजह से देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस्ड, और वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर इसी में लेंज लॉ को ऐड कर दें तो लेंज लॉ क्या बोला, लेंज लॉ ने बोला कि इट विल बी नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। स्क्रीन एक्चुअली शो हो नहीं रही, हाँ अब हो गई, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये लेंज लॉ हमने देखा था कल। इसके बाद मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या था बेटा, इट इज ड्यू टू द, एम आई ऑडिबल, हेलो, यस सर। तो मोशनल ईएमएफ क्या था, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर गुड इनसाइड इवनिंग अ सर। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसके मोशन की वजह से जो फील्ड आपको मिलेगा, मोशन ईएमएफ मिलेगा। उसके बाद मोशनल ईएमएफ के दो केसेस देखे। पहला था कंडक्टिंग रोड की वजह से, राइट। कंडक्टिंग रोड की वजह से मोशनल ईएमएफ हमें मिला, वो उसका फॉर्मूला याद है बच्चों, Yes, sir. है ना। फॉर्मूला यस। क्या था, हाफ Half बी B ओमेगा W एल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने देखा। फिर अगर यही स्पोक्ड व्हील होगा तो उसके केस में भी फॉर्मूला हमारा सेम आया था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद आज का देखेंगे, दैट इज इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टेंस में आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज इंडक्टेंस, एक होगा इंडक्टर और एक होगा इंडक्शन, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टर एंड इंडक्शन। तो इंडक्टेंस क्या है बेटा, इट इज प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस है प्रॉपर्टी। इंडक्टर है आपका डिवाइस, जैसे रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, ऐसे इंडक्टर क्या है, डिवाइस है। रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है, इसीलिए क्या कहलाती है, इट इज प्रोसेस या फिनोमिना, इट इज प्रोसेस या फिनोमिना, ठीक है, जिसकी वजह से इंडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए ना कुछ समझना पड़ेगा कि इंडक्शन और इंडक्टर और ये होता कहाँ पे है, ठीक है। तो कल हमने लास्ट एक पढ़ाया था, कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स के हमने क्वेश्चन किए थे, याद है, Yes, sir. यस। है ना। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे, उनमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स बार बार आ रहा था। तो वो किस चीज़ के टर्न्स थे, किसी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो ऐसे था, ठीक है, एक कॉइल है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, राइट। अब इसमें से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तो क्या एक ईएमएफ डेवलप हो रहा था, इसको हम क्या कह रहे थे, Yes. ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो अब हमें वही चीज़ यहाँ पे देखनी होगी कि इंडक्शन या इंडक्टेंस ये हमें कहाँ कब ऑब्जर्व होता है। मैंने क्या करा, इस कॉइल को जोड़ दिया किसी बैटरी से, ठीक है बेटा, किसी बैटरी से मैंने इस कॉइल को जोड़ दिया, और इसके रास्ते में क्या लगा दिया, एक स्विच, रास्ते में लगा दिया एक स्विच। अभी बताओ ये स्विच ओपन है कि क्लोज्ड है,
Open. ओपन है तो ओपन अब ओपन कंडीशन में क्या कोई करंट फ्लो करेगा सर्किट से? No, sir. नहीं। नो देखो सर अब से ना मैं आपसे एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप बताते जाओ, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा उसी से, ठीक है? तो अभी ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो क्या करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा? Yes, sir. यस सर अच्छा, अब इसमें ना एक कैच है। वो कैच क्या है कि क्या ये करंट, जैसे सर्किट में क्लोज कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये अटैच हो गया। अब इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा बेटा। अब ये जो करंट है, ये करंट, इसकी हम जब रिप्रेजेंट करते थे ऐसे लिखते हैं ना, आई रिप्रेजेंट Yes. करते हैं सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। तो क्या ये करंट की जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है कि स्टेडी स्टेट की वैल्यू होती है कि कौन सी वैल्यू है? नहीं समझ आ रहा है ना? स्टेडी चलो, स्टेडी आंसर आपका ठीक है, बट अब जिनको समझ नहीं आया वो ध्यान देना। आपके घर पे पानी का पंप है, मोटर है जिससे पानी आता है? Yes, sir. यस सर यस सर अब आप सोचो, आपने उसका स्विच ऑन किया, तो क्या स्विच ऑन करते ही तुरंत मैक्सिमम पानी आने लगता है कि थोड़ा टाइम लेता है मैक्सिमम फ्लो रेट आने में? Time टाइम limit. लेगा, टाइम लेता है है ना? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं आएगा, पानी आएगा ही नहीं, थोड़ा धीरे धीरे पानी आना स्टार्ट होगा, और फिर कुछ टाइम के बाद, शायद 1 मिनट आधे मिनट के बाद, पानी का जो मैक्सिमम फ्लो, जितना आपका मोटर पानी देती है उतना पानी आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वैसे ही उसके बाद कांस्टेंट फ्लो रेट आता है ना? Yes, sir. यस बोलो, सर Yes, sir. कांस्टेंट फ्लो रेट हो जाता है। तो वो जो कांस्टेंट फ्लो रेट है, वो क्या कहलाता है? स्टेडी फ्लो। हमने हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था ना। यस सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ, अब आ जाएगी। नेटवर्क का इशू है बेटा, थोड़ा सा बीच बीच में दिक्कत आती रहेगी। भरोसा है मेरे साथ। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर यस सर स्क्रीन विजिबल है मुझे? यस सर कोई बात नहीं। हाँ, तो जब पानी के बारे में बात कर रहे थे, तो फ्लो रेट जो है वो धीरे धीरे मैक्सिमम की तरफ जाता है और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाके रुक जाता है कि हाँ, दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो रेट, है ना? तो वहां पे, अब जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स आप याद करो 11th का, वहां पे क्या था? स्टेडी फ्लो क्या होता था बेटा? कि इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना? यानी कि एक फिक्स वेलोसिटी से एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है किसी पाइप से, तो हम क्या बोलते थे कि फ्लो रेट मेरा कांस्टेंट है या फिर फ्लो रेट मेरा स्टेडी है, ठीक है? ठीक Steady. उसी प्रकार से अब हम यहाँ सोचेंगे। अब वापिस आ जाओ, पानी को छोड़ दो, मोटर को छोड़ दो। अब सोचो कि हमने स्विच यहाँ पे ऑन किया, ठीक है? पहले स्विच ओपन था, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने से क्या होगा? यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है, ये क्या अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तुरंत आएगा कि धीरे धीरे आएगा? धीरे. धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे ठीक है, आएगा ये जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेडी करंट, है ना? तो जो हम सर्किट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो स्टेडी वैल्यू है कि जो इसमें अचीव हो जाएगी एक गिवन टाइम के बाद, ठीक है बेटा? अब देखो, पानी तो फ्लो कर रहा था, वो बहुत स्लो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा था, इसलिए उसको स्टेडी स्टेट में आने में कितना टाइम लगा? आधा मिनट, 1 मिनट लग गया। बट इलेक्ट्रिसिटी कितनी वेलोसिटी से फ्लो करती है? स्पीड ऑफ लाइट से। Like अरे इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्पीड होता है? वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो उसका स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ 3 लाइट। into 10 और to the लाइट power की, 8. है ना, 3 × 10⁸ तो ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है? तो इतनी तेज वेलोसिटी से अगर कोई चीज फ्लो करेगी तो उसका स्टेडी स्टेट आने में भी तुरंत के तुरंत आ जाएगा ना, कम टाइम लगेगा। Yes, यस? sir.
तो जब ये करंट जो है जब ये 0 वैल्यू से मैक्सिमम पे गया उसमें मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है, ठीक है। बट होगा वही जैसा पानी के केस में हुआ था कि 0 वैल्यू से करंट स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा और 0 वैल्यू से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू पे जब ये चला जाएगा उस समय करंट को कहेंगे स्टेडी करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं बेटा, 3 अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम इसको देख रहे हैं। पहला टाइम इंटरवल है t इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहाँ पे हमारा सर्किट क्या था, ओपन था। जब सर्किट ओपन था तो हमने बोला उसको टाइम t इक्वल्स टू 0, तो उस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर t इक्वल्स टू 0 से जस्ट बाद वाला टाइम, जैसे ही आपने इस सर्किट को क्लोज किया तो फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं हुई होगी, है ना। तो वो दूसरा जो टाइम है t इक्वल्स टू 0 से जस्ट बाद वाला, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फेज, जहां पर करंट की वैल्यू बदलती जा रही है, ट्रांजिएंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ट्रांजिशन कर रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट फेज। जब सर्किट के अंदर करंट क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, जहां पर करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, करंट हो गया फिक्स्ड वैल्यू अचीव कर गया, ठीक है। तो अब देखो तीनों चीजें समझ आई। अब फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कब चेंज होगा, क्या करंट 0 रहेगा तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। नो सर। करंट ही, भाई जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा सर्किट में, तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज मूव ही नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ से, नहीं आएगा। फिर दूसरा केस है जब स्टेडी स्टेट वाला, पहले देख लेते हैं। उसमें क्या था कि करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो अगर करंट फ्लो, चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट है, और करंट की स्टेडी वैल्यू पे है अपनी पे, तो करंट फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो क्या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यस भाई सर। करंट चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगी। लेकिन फ्लक्स भी फिर कांस्टेंट हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, ठीक है। अब सोचो, देखो आप सोचोगे सर फ्लक्स कहाँ पे आ गया, देखो बेटा ये कॉइल है जिसको हम बोल रहे हैं n नंबर ऑफ टर्न, जैसे इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू भी पास करेगा ना, इस कॉइल के थ्रू भी पास करेगा ये, और वो जो जो इस Yes, कॉइल के sir. थ्रू जब ये करंट, जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। कल हमने पढ़ा था कि ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल में, और वो ईएमएफ हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। दैट ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, एंड चेंज इन फ्लक्स कहाँ से आया, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सर्किट। करंट अब मुझे बताओ करंट कौन से फेज में चेंज हो रहा था, ट्रांजिएंट फेज में, स्टेडी फेज में, कि ओपन सर्किट में, कौन सा फेज था जिसमें करंट चेंज हो रहा था, Transient. ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट फेज। फेज। केवल और केवल ट्रांजिएंट फेज के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए उसको ट्रांजिएंट बोला। तो जब करंट चेंज होगा, जिस ट्रांजिएंट फेज में जिस समय करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी, केवल और केवल उसी समय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड जो हो रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, और ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, है ना। कल फ्लक्स का फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, याद करो, फाई इज इक्वल टू एन ए यस बी सर। यस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इस कॉइल के थ्रू अगर हम फ्लक्स की बात करें तो क्या इसमें नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, नो सर। नंबर ऑफ टर्न्स, नो तो सर। ये कांस्टेंट हो गया number of turns। क्या एरिया ऑफ कॉइल चेंज हो रहा है, नहीं हो नो रहा, सर। No, sir. कॉइल चेंज नहीं हो रहा, तो एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। कोस थीटा को हम बोल देते हैं कि भाई कॉइल मूव भी नहीं कर रही, तो ये जो भी, ये भी कोस थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। खाली फ्लक्स चेंज होने का एक ही तरीका हो सकता है, इफ यू नीड टू चेंज द फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, इट इज Magnetic दैट field. बाय मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज कर पाओगे तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रखनी, तभी तो डी फाई बाई डी टी आप नॉन जीरो आएगा। अगर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जैसे कि स्टेडी स्टेट में,
स्टेडी स्टेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, और कॉइल मूव भी नहीं कर रही तो cos थीटा भी कांस्टेंट, राइट। तो फिर उस केस में क्या होगा, फाई कांस्टेंट हो जाएगा और डी फाई बाई डी टी बिकम्स जीरो, और जैसे ही डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। नो सर। तो अब हमें क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, वो इसलिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसका प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू भी पास करेगा, एंड दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ बैक ईएमएफ, एक उल्टे डायरेक्शन में। लेंज लो क्या बोल रहा था बेटा, कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अपोजिंग इन नेचर, है ना। तो जो कोज ऑफ चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे कोज ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या है सर्किट में, चेंजिंग वैल्यू ऑफ करंट, है ना। एक जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो ईएमएफ ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो इस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो करंट ही चेंज इन ईएमएफ का कारण है। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि इस चेंज इन करंट को अपोज करेगा, यानी कि जो इस कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किए गए ईएमएफ से अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। ठीक है, ये आया क्यों, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल वो खुद के उसी कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स का कारण बनता है, एंड दैट चेंज इन फ्लक्स रिजल्ट्स इनटू सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स क्यों आया, बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट फेज, बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट, फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से खुद ही के अंदर अपोजिट बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और यही फिनोमिना क्या कहलाया, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ ठीक है, इंडक्टेंस। यही क्या कहलाया, सेल्फ इंडक्टेंस, कि कॉइल अपने ही अंदर होने वाले परिवर्तन को अपोज कर रहा है, अपने ही अंदर चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो आता है फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पे फाई तो आपको पता है सबको कि फ्लक्स होता है, ठीक है। एल आई क्या है, एल आई, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड आई इज करंट इन द कॉइल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, अब एल आई फाई इज इक्वल टू एल आई, किसी पॉइंट पे अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हो तो सेल्फ इंडक्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। अगर आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है तो देखो बैक ईएमएफ है तो नेगेटिव साइन का होगा, है ना, जिस डायरेक्शन में करंट का चेंज हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तो इसलिए L इंटू डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू सेल्फ इंडक्टेंस, L से मल्टीप्लाई करो तो आपको ईएमएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, डिराइव कैसे किया बेटा, डी फाई बाई डी टी था, उसी को हम ईएमएफ बोलते थे डी फाई बाई डी टी को, और ऊपर वाला फाई इज इक्वल टू एल आई था, तो उसी में मैंने दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट किया, तो डी फाई बाई डी टी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और राइट हैंड साइड करंट था तो डी आई बाई डी टी आ गया। ठीक है, और बीच में एल था ही, फिर डी फाई बाई डी टी को मैंने माइनस एप्सिलॉन रख दिया, बिकॉज लेंज लो बोलता है कि अपोजिंग नेचर का होगा, तो इस वजह से मुझे ये फॉर्मूला मिला सेल्फ इंडक्टेंस का, अगर इफ आई नीड टू फाइंड आउट बैक ईएमएफ। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा मेन चीज आपको एक चीज ये समझ आई ना कि ये कब होगा, when the value of the current is changing, है ना। अब वो चेंज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो बेटा, अगर एक डीसी वोल्ट की डीसी बैटरी की बात करें, जैसे हम सेल की बात करते हैं, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट देगा, है ना, सर्किट में एक बार स्टेडी स्टेट आ गया तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, तो बहुत नैनो सेकंड्स के लिए काम होने वाला है। बट वी कैन कंटिन्यू दिस, अगर हम वोल्टेज को ही बदलते जाएं हर समय पे, तो क्या करंट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बदलती जाएगी, ओम्स लॉ बोलता है बदलेगी। तो इसलिए हम फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का सोर्स रख सकते हैं ना, जो बैटरी की बजाय हम एक ऐसा सोर्स यहाँ पे सर्किट में रख सकते हैं, इस बैटरी को हटा दे मान लो, तो या तो हम ये करें कि भाई ये स्विच ऑन ऑफ होता रहे हमेशा, तो ये ऑन ऑफ होगा तो कभी भी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को नहीं आने देगा, करंट हमेशा चेंज होता रहेगा और सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा आता रहेगा। अगर दूसरा तरीका है कि भाई हम इस बैटरी को ही हटा के कुछ इसमें ऐसा सेट कर दें जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए टाइम के साथ, और ऐसे वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना, एसी। अगला चैप्टर यही है कि ऐसा सोर्स ऑफ वोल्टेज जो कि अपना पोटेंशियल बदलता रहे।
हमारे घरों में वोल्टेज पावर आती है वो कौन सी आती है? एसी। AC. एसी है ना। तो एसी में हम कितने वोल्टेज बोलते हैं बेटा? कितने वोल्ट का, कितने वोल्ट आता है? 220 वोल्ट है ना, ऐसा बोलते हैं ना। बट ये अभी अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताऊंगा कि ये 220 है क्या एक्चुअल में, जो वैल्यू बताते हैं। और ये वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। माइनस नेगेटिव में भी जाती है और फिर प्लस में भी जाती है। अभी 200 नहीं होगा, 220 से ज़्यादा वैल्यू होगी, -200 नहीं होगा, -250 से +250। अभी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप मानो कि वहाँ पे क्या होता है, 220 वोल्ट हम लिख तो रहे हैं बट वो हमेशा 220 वोल्ट नहीं दे रहा, वो आपका फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। तो उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे वहीं पे, इसी वजह से ये आपका फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हो आप, है ना। तो ये पढ़ाऊंगा मैं आपको कि वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। करंट को चेंज करने के बहुत सारे तरीके। एज फार एज करंट इज चेंजिंग, करंट जैसे जैसे चेंज होगा तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड जो होगा वो भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से हमें फ्लक्स मिलेगा, है ना। चेंज इन फ्लक्स मिलेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमें एक बैक ईएमएफ मिलने वाला है, एक ईएमएफ मिलने वाला है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू -L/di/dt से। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. तो इतनी बातें समझ आई। फिर देखो ये कुछ ये फॉर्मूलाज हैं, ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, इनका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, तो इनको छोड़ो। यहाँ से मतलब ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन कॉइल है, जो कि डिपेंड करेगी ज्योमेट्री ऑफ ए कॉइल पे, हमेशा ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे डिपेंड करने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, जैसे मान लो अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के लिए इंडक्टेंस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दिस नंबर ऑफ कितने टर्न्स है, एरिया कितना है, रेडियस कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा, राइट। और सोलिनोइड है तो अलग अलग ज्योमेट्री के अलग अलग फॉर्मूला होंगे, बट ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दो। अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। एक इंडक्टर क्या है, अभी आपको बताया इंडक्टर क्या था बेटा? डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना कि भाई आपने लैब में देखा है, फिजिक्स की लैब में रेजिस्टेंस? यस सर। Yes, sir. नहीं, नहीं भी देखा तो कोई भी वायर है, कोई भी सर्किट, उसका मतलब रेजिस्टेंस, अगर कोई फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है तो रेजिस्टर बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे कॉइल्ड लूप है, ये वायर को अगर ऐसे कॉइल कर दोगे तो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टर, ठीक है। तो अब इंडक्टर जो है उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब वो क्यों होगी, वो एलआर सर्किट पढ़ाएंगे, एलसीआर सर्किट पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आप बस ये चीज रखो कि भाई इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसका फॉर्मूला जो अगर मुझे निकालना पड़े तो दैट इज ½ Li²। आई आपका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इंस्टेंटेनियस करंट अगर आई है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है उस इंस्टेंट पे, तो दैट यू कैन फाइंड आउट यूजिंग ½ Li²। ये फॉर्मूला और लिखो कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हमेशा ½ Li² होगा, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दिस इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एल तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर हो गई, और आई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इंडक्टर है। तो उस समय उस इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ½ Li²। ठीक है बेटा, लिख लिया Yes. तो गिव मी अ थम्स अप, है ना, हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात, ठीक है। समझ लो पहले ये सारी चीजें, फिर क्वेश्चंस कराएंगे आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या था कि खुद की वजह से ही अगर किसी कॉइल के अंदर इंडक्टेंस आ रहा है ना, कॉइल का खुद का ही, खुद की वजह से चेंज इन फ्लक्स की वजह से उसमें बैक ईएमएफ आ रहा है, तो दैट वाज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा बेटा, दो कॉइल होंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल वो होगी जिसके अंदर हम करंट चेंज कराएंगे, और सेकेंड क्या होगी, जिस ईएमएफ में एक सर स्लाइड भी नहीं दिख रही और मैं आपकी ड्रॉ करूं आवाज भी एक नहीं आ पॉइंट रही पे, है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? No, sir. नो सर। इज इट बेटर नाउ बेटा? हेलो, हेलो, Yes, sir. यस। हेलो, Yes, sir. ठीक।
चलो भाई, मैंने ना 2 या 3 फ़ोन के हॉटस्पॉट ऑन कर रखे हैं, है ना, तो स्विच करते रहते हैं। अभी जैसे आपने बोला तो मैंने दूसरे पे चेंज किया, तो अभी ये चल रहा है, देखो कितनी देर चलता है। देखो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सेल्फ इंडक्टेंस तो आया बेटा कॉइल की खुद की वजह से, है ना। भाई कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया, ड्यू टू चेंजिंग वैल्यू ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो उस जब फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड था उस कॉइल के खुद के थ्रू पास कर रहा था, इसी वजह से उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसको आपने बोला सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, 2 कॉइल होंगी, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल प्राइमरी कॉइल कहलाती है और दूसरी कॉइल कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर से हम करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। इसको मान लो मैं बोल देता हूँ L1, प्राइमरी कॉइल वाले को बोल दिया इंडक्टेंस L1, और सेकेंडरी कॉइल को बोल दिया बेटा L2, ठीक है। पहले को L1 बोला और दूसरे को L2 बोला। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर से मैं करंट चेंज कराऊंगा, है ना। ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का ही सोर्स रख देते हैं यहाँ पे, और इसमें से करंट चेंज होगा। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी ये कॉइल। Yes, sir. अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या सेकेंडरी कॉइल से भी एसोसिएटेड होगा? भाई इसमें से भी चेंज ये पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से भी पास करने वाली है। तो जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड भी चेंज हो रहा है, एंड दैट इज लिंक्ड टू दिस सेकेंडरी कॉइल आल्सो। तो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? हो रहा है, यस है ना। सर। और दैट चेंजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कुछ ईएमएफ जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ईएमएफ आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि भाई एक कॉइल में आपने करंट चेंज किया और उसकी वजह से किसी दूसरे कॉइल में आपको ईएमएफ जनरेटेड हो गया, या दूसरे कॉइल में आपको फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट हुआ, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हमें ईएमएफ निकालना हो सेकेंडरी कॉइल में, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे केवल और केवल, जैसे पहले वहाँ सेल्फ इंडक्टेंस था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। बाकी डी आई बाई डी टी वो करंट की वैल्यू वही है जो आप सप्लाई कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब देखो एम डी आई बाई डी टी फॉर्मूला वाइज तो कोई चेंज नहीं है इसमें, लेकिन एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा ज्योमेट्री ऑफ फर्स्ट कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ सेकंड कॉइल, एज वेल एज देयर कपलिंग फैक्टर, है ना। एक कपलिंग फैक्टर होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है, जो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स पे, कि भाई कॉइल्स के अंदर कैसा ओरिएंटेशन है। जितना फील्ड को नंबर 1 कॉइल जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, क्या सारा का सारा इफेक्टिवली यूज हो रहा है नंबर 2 कॉइल में, है ना, उस पर डिपेंड करेगा कपलिंग कांस्टेंट, ठीक। अब इसको मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि हाउ डू वी फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर इसमें कपलिंग फैक्टर समझाऊंगा कि ये कैसे वेरी कर सकता है, चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना। भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जितना, जैसे मान लो L1 कॉइल ने बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी पासिंग थ्रू कॉइल नंबर 2 कितना हो सकता है, बी के बराबर। मैक्सिमम जितना भी प्रोड्यूस किया, क्या सारा का सारा पास करेगा, तो मैक्सिमम बोल देंगे उसको, है ना। यस और सर। अगर कॉइल नंबर 1 ने जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, कॉइल नंबर 2 में से कुछ भी पास नहीं किया, जीरो पास किया, तो क्या बोलेंगे फिर उसको, जीरो मिनिमम वैल्यू। तो ये कपलिंग फैक्टर ना कुछ इस तरीके की चीज है जो इस इनके ओरिएंटेशन को डिफाइन कर रहा है। पहला क्या है कि भाई के की वैल्यू 1 हो जाएगी, कब, जब जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका फर्स्ट कॉइल ने ऑब्जर्व किया वो सारा का सारा सेकंड कॉइल भी ऑब्जर्व करे, है ना, वो सारा का सारा इफेक्ट आपको सेकंड कॉइल पे भी दिखे। तो इन दैट केस मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी टोटली ऑब्जर्व्ड इन द सेकंड कॉइल, और वहां पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा केस होगा कि जब ये कॉइल कुछ इस तरीके से रखी हो कि भाई फर्स्ट कॉइल में कितना भी फ्लक्स चेंज होता रहे, सेकंड में कुछ भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, तो दैट इज व्हाट द
केस ऑफ k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को ड्रॉ करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई फर्स्ट केस क्या है। ये पहली कॉइल है जिसपे मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी लगा रखा है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ये फर्स्ट कॉइल है। ठीक है, अब करंट चेंज होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और सेकंड कॉइल क्या है, इसी के अराउंड। तो अब देखो, जितना भी फ्लक्स, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड ये रेड कलर वाली कॉइल प्रोड्यूस करेगी, क्या सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेगा? यस यस सर। करेगा। तो इस केस में जो कपलिंग फैक्टर है वो k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस होगा कि भाई ये कॉइल जो फर्स्ट वाली थी ये आपकी रखी है ऐसे, और दूसरी कॉइल है ना वो कहीं दूर रखी है, या तो बहुत दूर, या फिर इनके बीच में कुछ आपने मैग्नेटिक शील्डिंग लगा दी कि कॉइल को आपने मैग्नेटिकली शील्ड कर दिया। तो अब ये जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो इस मैग्नेटिकली शील्डेड एरिया से बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में कुछ भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा और ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट केस में k की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे सेकंड केस में k की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे ही k 0 होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल्स का क्या होगा? 0। कि भाई फर्स्ट कॉइल में कितना भी कुछ भी होता रहे, सेकंड कॉइल को उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन दिस सेकंड केस म्यूचुअल इंडक्टेंस जब m निकालोगे तो वो भी आपका 0 आ जाएगा, बिकॉज इट इज k टाइम्स ऑफ अंडर L1 L2। ठीक है बेटा? यस सर। यस ठीक है, अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है इंडक्टर्स का, क्योंकि इंडक्टर्स आर डिवाइसेस, जैसे हम रजिस्टर्स को जोड़ते हैं ठीक उसी तरीके से इंडक्टर्स भी पैरेलल या सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस केस में इंडक्टेंस अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है भाई, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले की इंडक्टेंस को आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में जब कनेक्टेड होंगे तो डायरेक्टली L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। बट ये कौन सा केस है? जब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 है, जब इनके बीच में कोई भी इंडक्शन नहीं हो रहा कि भाई दोनों में से ये सील्डेड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं कर रहा, तब ये आप म्यूचुअल इंडक्टेंस जब एक L इक्वलेंट ऐसे निकाल सकते हो जबकि M 0 है। लेकिन अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट है तो उसमें दो केस होंगे, एक तो होगा जब ये फेवर करेगा तो ये फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस फेवर करेगा सेल्फ इंडक्टेंस को तो ये फॉर्मूला, और अगर ये अपोज करेगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस फॉर्मूला लिखो, जब क्वेश्चन आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/L इक्वलेंट अगर निकालना है तो 1/L1 प्लस 1/L2, जैसे हम रजिस्टर्स को ऐड करते हैं सिमिलरली, अगर फेवर करेगा फॉर्मूला इस तरीके से और करेगा तो इस तरीके से, ये रेयरली जाता है कभी, है ना? तो ये आपको स्टेट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, स्टेडी इनिशियल, बाकी बाद में। अब ये हो गया, तो अब देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा पहले आपने लिखे, अब इन बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस टारगेट करते हैं इंडक्शन से रिलेटेड। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्वेश्चन से। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस 4 हेनरी ना जाएगा कुछ। Am I audible? Hello? यस यस सर। यस स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करो, मैग्नेटिक एनर्जी stored in an inductor।
आ गया आंसर? Yes, sir. क्या फॉर्मूला यूज किया बेटा? equals Sir, phi is E equals to equals Ni. di है by ना, dt. हाफ एल आई स्क्वायर, यही किया ना? Yes, Yes. sir. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट था ना ये आई स्क्वायर, वैल्यू डाल दो सीधा सीधा, हाफ इंटू एल 4 × 10⁻⁶, और आई आपका कितना है 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बेटा 8 × 10⁻⁻6 जूल्स, तो 8 माइक्रो जूल आपका आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का आ गया था ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। गया तो था। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है, देखो ये एनर्जी स्टोर्ड का कंसेप्ट ना, जब हम एलआर और एलसीआर सर्किट पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा कि एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे डिके होती है एनर्जी, है ना, तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। बट उसके लिए एसी जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, जब आप वैल्यू को, वोल्टेज की, करंट की वैल्यू को टाइम वेरिएबल, टाइम डिपेंडेंट तरीके से समझने लगोगे। कि अभी तक तो हमने कांस्टेंट पढ़ा है ना ओम्स लॉ में, कि पाई आर वोल्टेज भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, बट जब ये चेंज होंगी तो आपको चलेगा कि एनर्जी स्टोर होती है, वो साइड टाइम के साथ डिके करती है, वो सब चीजें आपको समझ आएंगी। बट सिंपल एज दैट, फॉर्मूला यही रहेगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आंसर निकाला, 2023 में पूछा था, ये क्वेश्चन कर पाए। ठीक, अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन और है, वो सब जिनका ये नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो करेंगे। Sir, screen visible. आ जाएगी, तभी पूछ रहा हूँ यार, आज नेटवर्क ना बहुत बेकार है, कुछ दिन दिक्कत रहेगी बेटा, ये थोड़ा दिन का है हमारा प्रॉब्लम। Point. क्योंकि मैं अपने गांव में हूँ, बिना यहाँ नेटवर्क बहुत बुरा चल रहा है यार। तो ये द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बच्चे पिछला क्वेश्चन नहीं कर पाए तो वो इसको करो। सर्टेन इंडक्टर इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपको, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, करंट इन द इंडक्टर इज गिवन, इंडक्टर Sir, screen visible नहीं है। हाँ बेटा अभी देख, Sir, yes. ठीक है, अब विजिबल है बेटा। तो आपको एनर्जी स्टोर्ड दे दी ना, आपको इंडक्टर एल की वैल्यू निकालनी है, करंट भी दे दिया, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, हाफ एल आई स्क्वायर, तो एनर्जी आपको गिवन है 25 मिली जूल्स, है ना, और हाफ एज इट इज, एल क्या है, एल इज इंडक्टेंस, राइट, Self inductance. ये आपको निकाल, हाँ, और ये क्या गिवन है, करंट आपको दे रखा है 60 × 10⁻³ का स्क्वायर। अब एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एल इज इक्वल टू 25 × 2, तो 50 आ गया, 50 × 10⁻³ और नीचे 60 × 60 आपका 3600 × 10⁻⁻6, तो ये आपका क्या आएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 3600। तो क्या करो इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, तो आपको मिलेगा 500
डिवाइडेड बाय 36, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी ऑप्शन डी, बिना कैलकुलेट करे। इससे ज़्यादा डेसिमल में कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि ऑप्शंस देख लो आप, आपको पता है कि वैल्यू 10 से बड़ी आएगी भाई, 360 होता तो 10 होता, और 20 से छोटी आएगी, है ना। तो 10 से बड़ी और 720 से 360 से ज़्यादा है और 720 से कम है ऊपर न्यूमरेटर, तो 10 से बड़ा आएगा आंसर और 20 से छोटा आएगा। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो हम इसको बिना कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे, तो हमारा आंसर भी 13.89 ही आएगा, राइट। तो डेसिमल में परेशान नहीं होना है, ऑप्शंस को देखो उस तरीके से, टाइम बचाओ अपना, ठीक। समझ आया ना कि भाई क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब तो न्यूमरेटर छोटा होता, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से थोड़ा सा बड़ा होता, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम 100 टाइम्स होता। तो ऑप्शन ए बी सी कट गए, ऑप्शन डी बच गया, टिक कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो। करंट ऑफ 2.5 एम्पियर flows through a coil of inductance 5 Henry. The magnetic flux linked with the coil is. आगे आंसर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? अभी बताया था, सेल्फ इंडक्टेंस में कौन सा फॉर्मूला होता है? फाई इज इक्वल टू एल into I. क्या गिवन है यहाँ पे? करंट आपको गिवन है और इंडक्टेंस भी गिवन है, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट फाई। फाई क्या रहेगा? 2.5 टाइम्स 5, कितना हो गया? 12.5 वेबर। 12.5 तो ये आपका फ्लक्स आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन खुद दिमाग लगा के करो एक बार। आगे आंसर आपका बताओ। ऑप्शन क्या आया? बी? Yes, sir. Option D. ऑप्शन डी? अच्छा एक बात बताओ, कैसे आया प्रियांशी? बताओ ऑप्शन डी कैसे आया? सर मेरा ऑप्शन बी आया है। डी किसका आया? ऑप्शन डी
देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहले समझेंगे कैसे। देखो बेटा, इंडक्टर अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो क्या इंडक्टर में कोई बैक ईएमएफ जनरेट होगा? बताओ। यस सर। अरे करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट फिक्स है, तो फ्लक्स चेंज होगा? नहीं होगा। नो फ्लक्स सर। चेंज नहीं होगा तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा? नो सर। नहीं होगा। देखो ध्यान से समझो, अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझो इस बात को, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ठीक है? तो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो ये क्या है? एक वायर ही तो है जिसको आपने लूप में कर दिया, तो द इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ वायर। अगर उसमें से करंट चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और वो कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा विदाउट फिक्स वैल्यू ऑफ करंट के लिए। तो क्या होगा कि इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वायर, ठीक? और अगर कोई वायर होती है तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना? यस सर। कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल, ठीक है? जब आपका इंडक्टर किसी सर्किट में कनेक्टेड है तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है करंट की? जब वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच जा रहा है, ठीक है? स्टेडी स्टेट पे जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गई और उसके बाद फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि द इंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, सॉरी, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वायर, और वायर की तरह बिहेव करेगा। और अब देखो, एक बैटरी आपने कनेक्ट कर दी वायर से, तो इसके अंदर क्या पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? इस वायर के अंदर जीरो, है ना? जीरो पोटेंशियल ड्रॉप। वायर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो उसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जीरो। तो अब देखो ये बात ध्यान रखते हुए अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, मैक्सिमम करंट का पॉइंट है। इस समय T/2 पर मैक्सिमम करंट है, उस समय वोल्टेज जीरो होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट है तो उस समय वो वायर की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए मैक्सिमम करंट के समय पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो। तो इसलिए ऑप्शन बी तो गलत हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही इस वजह से है। और एक चीज और देखनी होगी कि जैसे ही आपने जब t इक्वल्स टू जीरो के जस्ट बाद, t इक्वल्स टू जीरो के जस्ट बाद जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया था, तो सर्किट क्लोज करते ही जो पोटेंशियल अवेलेबल टू द इंडक्टर है, पोटेंशियल अवेलेबल टू द इंडक्टर वो कितना है? v के बराबर, v माइनस जीरो v के बराबर है। तो ये आपका पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर क्या रहेगा t इक्वल्स टू जीरो पे? जब करंट जीरो था, जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू जीरो, तो पोटेंशियल आपका मैक्सिमम रहने वाला है, ठीक है? तो इस वजह से यस। हमारा ऑप्शन डी सही है। एक चीज ये तो हो गई हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन, अगर हम वैसे करें। अदरवाइज क्या होता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज स्लोप ऑन आईटी ग्राफ। वोल्टेज जो है ना वो आईटी ग्राफ के ऊपर स्लोप होता है। तो स्लोप देखो, इसमें दो स्लोप है। एक तो फर्स्ट हाफ का कांस्टेंट वैल्यू थीटा 1 बोल दो, एक सेकंड हाफ का इसको थीटा 2 बोल दो, तो दो वैल्यू ऑफ स्लोप है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर स्लोप कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना? या फिर इसको जीरो स्लोप बोल दो यहाँ पे। तो हमारे पास दो ही वैल्यू है, एक पोटेंशियल इन द फर्स्ट हाफ केस, एक ये जीरो पॉइंट वाला, और एक सेकंड हाफ में पोटेंशियल की वैल्यू। यही हमारा एक्चुअल प्लॉट है ना, ये और ये, ठीक है? यहाँ पे डिफाइंड भी नहीं है वैसे, अगर आप देखो तो तीन वैल्यूज हैं, ठीक है? तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि भाई हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है? तो ये भी आपको अभी अगर थोड़ा बहुत कम समझ आया है तो एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे तो तीनों में एक साथ वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे कि एल में कितना है, अभी रेजिस्टेंस में कितना है, इंडक्टर में कितना है, कैपेसिटर में कितना है। तो वहाँ से ये सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए नहीं भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनको आ गया वो सही है, ऑप्शन डी सही है। नहीं तो एलसीआर सर्किट अभी पढ़ेंगे जब ये करंट और वोल्टेज वेरी करेंगे ना अगले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में, तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आने लगेंगी कि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वोल्टेज किस तरीके से वेरी करेगा, है ना? तो सब चीज़ें अलग अलग सर्किट का फेजर डायग्राम बनाएंगे, उस समय समझ आ जाएगा, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन आपको बोला था कि खुद के लिए दिमाग लगा के करो। कुछ बच्चों ने कर लिया, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। अभी समझ आया? जो कंसेप्ट रिवाइज यस करना है सर। वो ये है कि स्लोप ऑन आईटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। इंडक्टर के केस में स्लोप ऑन आईटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, ठीक? चलो अब आसान आसान सवाल करते हैं, ये करो, ये आसान सवाल है।
आ गया आंसर बेटा? यस सर। देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है हल्का सा, कि भाई ए सोलिनॉइड ऑफ 500 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर 500, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, तो आपको फ्लक्स है ना एसोसिएटेड विद ईच टर्न आपको दे दिया, हर एक टर्न में कितना फ्लक्स जा रहा है, 4 × 10⁻³ तो अब आपको क्या करना है, आपको टोटल फ्लक्स निकालना है सबसे पहले, तो टोटल फ्लक्स विल बी नथिंग बट 500 टाइम्स 5 नेट की बात करें तो कितना आएगा, 500 टर्न है और एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स है 4 × 10⁻³ तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, और ये किसके बराबर होगा, L × I के बराबर, नहीं? यस सर। तो यस अब सर। देखो, अब आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो L निकालो जी, L इज इक्वल टू 500 × 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एम्पियर, 2 एम्पियर्स दे रखा है ना, तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना आएगा आपका, इट इज़ 1 हेनरी है ना, 2 1 ज़ा 2, ये 250 × 4 करोगे तो 1000, 1000 10⁻³ तो 1 आ जाएगा, तो 1 हेनरी इज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हेनरी का एच छोटा लिखते हैं ये, या फिर इसको कैपिटल एच लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, ये करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2006 में आया था ये सवाल। टू कॉइल्स जिनका सेल्फ इंडक्टेंस आपको दे दिया है, और इनका क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, क्वेश्चन क्या, कितनी कपलिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है, सर के की वैल्यू 1 होगी। 1 होगी है ना, क्योंकि दे आर कंप्लीटली लिंक्ड है, तो जो भी फ्लक्स एक के थ्रू रहेगा दूसरे के थ्रू भी उतना ही रहेगा, तो दे आर कंप्लीटली लिंक्ड, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 है, L1 की वैल्यू 2 मिली हेनरी है, L2 की वैल्यू 8 मिली हेनरी है, तो आपको M निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो क्या था K√L1 L2, K की वैल्यू 1 √L1 L2, 2 × 10⁻³ इंटू 8 × 10⁻³ तो ये कितना आएगा, 16 × 10⁻⁻6 का अंडर रूट, ये आपका बाहर आके क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻³ हेनरी है ना, तो 4 मिली हेनरी हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस सर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने बच्चे निकाल पाए, समझ पाए इस चीज को, क्या किया? हाँ ठीक है, चलो उसके बाद ये अभी नहीं होगा हमारे से, इसमें डिके देखना पड़ेगा टाइम के साथ कैसे करंट वेरी करता है, कर भी सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये भी, ये क्या है, हाँ ये भी बाद में करेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेल्फ, ये करो।
आया आंसर? यस सर। क्या आंसर है बताओ? सी आया किसी का? सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी है। फाई इज इक्वल टू क्या लिखाया था? एल आई। यस सर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टन्स एन हो तो एन फाई हो जाएगा, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब आपको क्या बताना है, सेल्फ इंडक्टेंस किस पे वेरी कर रहा है, तो एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, राइट बेटा? यस 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 सर। हाँ ठीक है। अब फ्लक्स जो है फाई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? म्यू नॉट एन आई होता है ना ये, तो यहाँ पे एन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका न्यूमरेटर एक तो एन तो था ही, और उसके साथ फाई की वजह से फाई इज ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एन, एन की पावर 1। तो ऊपर न्यूमरेटर में इट विल हैव अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन एन स्क्वायर, जब एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। तो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो क्या होगा, करंट जब आई करंट फ्लो करेगा इस वायर के थ्रू, जब इस वायर के थ्रू आई करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, तो आई करंट जब फ्लो करेगा तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग सम मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपका फ्लक्स सर डायरेक्ट स्क्रीन डिपेंड कर रहा विजिबल नहीं है। है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। रुक जाओ, स्क्रीन। कोई नहीं, रुक जाओ, बस 1 सेकंड का टाइम दो यार, गायब हो जाती है। सिर्फ विजिबल है। अब विजिबल है? यस सर। यस यस ठीक है, सर। तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है एन पे, तो आपका जो फ्लक्स है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, वो डिपेंड करेगा एन स्क्वायर पे। तो ऑप्शन सी आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूसेस, ये कर लो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। फिर से सर नहीं है? स्क्रीन विजिबल। रुक जाओ भाई, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी देर चलता है, इसके बाद जैसे क्लास का टाइम होने वाला होता है, ये बंद होता चला जाता है। अब तो विजिबल है यार। यस सर अब है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? आपको क्या निकालना है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, और क्या क्या गिवन है? सर डी आई बाई डी टी। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है, ठीक है, और आपको ईएमएफ दे रखा है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला था ना शुरू, बैक ईएमएफ का, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस सर। यस सर। हाँ, वो यूज करो भाई। कोई कॉयल है, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, तो उसमें कितना बैक ईएमएफ था? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आपको चेंज इन करंट दे दिया 3 एम्पियर, चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। तो फाइनल वैल्यू 2 है और इनिशियल 3 है, और कितने सेकंड में होगा? 1 मिली सेकंड में। तो डी आई बाई डी टी दे दिया, और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ईएमएफ भी दे दिया। 5 वोल्ट बैक ईएमएफ है ना, वैल्यू रखो। 5 इज इक्वल टू माइनस एल, 5 इज इक्वल टू माइनस एल बाई डी आई बाई डी टी। तो इसको अगर एल के फॉर्म में ही फॉर्मूला को लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, हमें तो एल निकालना है। तो एल इज इक्वल टू
माइनस ई बाय डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अब माइनस ई मतलब बोले तो -5 डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। डी आई कितना है, फाइनल करंट इज 2, इनिशियल इज 3, डी टी आपका है 1 मिली सेकेंड, तो 1 × 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, तो -5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 - 3, तो ये आ गया -1। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 मिली हेनरी। मिली हेनरी। 5, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो जी, ये हमारा आंसर आ गया 5 मिली हेनरी। ये करो। अभी किया था एक क्वेश्चन कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किस पे वेरी करता है, नंबर ऑफ कॉइल के ऊपर, कितने पावर पे, पीछे एन पे डिपेंड, एन स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। तो कॉइल होगी या सोलेनोइड, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पे एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम, क्या हो जाएगा बताओ, कौन सही आंसर क्या है इसका। सर डी, ऑप्शन डी। डी है ना, ऑप्शन डी। स्क्रीन विजिबल है, यस सर। यस सर। मुझे नहीं है मेरी स्क्रीन विजिबल, रुको। हाँ अब है। तो देखो पहले मान लो एन था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी क्या थी, इंडक्टेंस जो थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब आपने एल डैश निकाल रहे हो, तो दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना कर दिया, 2n का स्क्वायर, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4n स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि एल डैश इज 4 टाइम्स ऑफ एल, तो द इंडक्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि डिपेंड कैसे करता है एन स्क्वायर पे, और क्यों करता है अभी बताया था आपको कि एल एल एक तो ये था ना, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एन फाई, और फाई इटसेल्फ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो इसलिए एन फाई तो एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा एल, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये क्या है, यूनिवर्स, हाँ ये करो। The current in self inductance L is equal to increased uniformly from 1 ampere to ना the EMF produced। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दिया और इंडक्टेंस दे दिया। EMF का फॉर्मूला अभी लिखाया था, क्या है, -L di बाई 11 है, माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम 4 मिली सेकेंड्स। कितना आएगा ये, 4 1 जा 4, ये 10 गया, 100 वोल्ट। ये 10 ये 100 आ गया, 100 वोल्ट्स। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए। आए समझ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ओ। यस।
बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर स्क्रीन शो हो रहा है, आ गया? समझ नहीं आया? यस सर यस सर। यस सर। तो यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने यूज किया। एल की वैल्यू 40 मिली हेनरी दे रखी थी। चेंज इन करंट इज फाइनल माइनस इनिशियल 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा? 4 मिली सेकेंड। तो 4 इंटू 10⁻³ इसी को सॉल्व करके 100 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये बताओ, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इंडक्टर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर कर सकता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर ऑप्शन डी। सर इन द ऑप्शन फॉर्म डी। ऑफ, इसका ऑप्शन सी सही है ना। अभी एनर्जी की बात करेंगे इंडक्टर की तब समझ आएगा। इंडक्टर केवल और केवल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है उसका। इसका राइट आंसर इज सी। इसको याद रख लो, आपकी इंडक्टर की एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मैग्नेटिक कभी भी आएगा, कभी भी आएगा तो आपको यही टिक करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो इतने क्वेश्चन थे जो आज हमने करने थे। अब आज की क्लास में डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज जिनको डाउट नहीं है वो ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप करके जा चुके हैं।